आज कंटिन्यू करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट डिजीज से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट डिजीज क्या है कि मतलब जो प्लांट्स में हमारे डिजीज हो जाते हैं उससे कैसे हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लांट्स आर डैमेज एंड द प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो कई बार क्या होता है कि जो आप क्रॉप उगाते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ वायरस, कुछ फंगस या बैक्टीरिया की वजह से हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कौन से कॉमन डिजीजेस होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं अक्सर ड्यू टू ऑन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉमन डिजीजेस देखिए क्या क्या है आपके। रस्ट एंड स्मट ऑफ व्हीट आर फंगल डिजीजेस, ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज आल्सो फंगल डिजीज एंड ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ पैडी क्रॉप। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, डिजीज दिखाई दे रही हैं जो अक्सर आपके क्रॉप में हो जाती है। तो अब कैसे करना चाहिए इसे, क्या प्रॉपर टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज योर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर्ड एंड कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे ही आपकी क्रॉप क्या हो गई, ग्रो हो गई, बड़ी हो गई वो, तो क्या करना चाहिए उसे काट काट के जो आप उसे रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है मैनुअल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, इसमें अपने हाथों से खुद काट रहे हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे रखते हैं। तो ऐसे ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बोला जाता है। तो जो आपके राइस और व्हीट होता है दे आर कट बाय यूजिंग मैनुअल मेथड। तो ये जो आपके राइस और व्हीट होते हैं ये कैसे होते हैं, मैनुअल मेथड से हार्वेस्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ सिकल। सिकल मतलब आपको पता होगा, ऐसा आपने एक वो देखा होगा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन मार्क की शेप में होता है वो, और उससे काटते जाते हैं और उसे रखते जाते हैं साइड में। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें मैनुअल मेथड मतलब खुद से काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, मैनुअल मेथड बोलते हैं। द क्रॉप इज कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द फील्ड एंड अलाउड टू ड्राई इन द सन फॉर फ्यू डेज। तो क्या करते हैं, उसे काट कर वहीं खेतों में छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि वो वहाँ पर सूख जाए। In large farm, harvesting is done mechanically by harvesters or by machines and combined. तो जो आपके लार्ज फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग जो होती है आपको मैकेनिकल मेथड से की जाती है। मैकेनिकली मतलब बाय मशीन्स और मतलब अलग अलग जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी हेल्प से की जाती है और ह्यूमन बींग्स की हेल्प से की जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो a combine has a harvester and a thresher combined together in one machine। तो जो कंबाइन होता है उसमें क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर एक साथ होता है। और थ्रेशर क्या होता है, थ्रेशर जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है। थ्रेशिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब हम भूसे से क्या करते हैं, अपनी ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग का प्रोसेस बोलते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द and oxen, buffaloes, camels and are made to walk over it in a circle. The cattle feel grain। ये देखिए आपको थ्रेशिंग बाय एनिमल्स दिखाया गया है। थ्रेशिंग बाय एनिमल्स दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्रेन्स होती है उसे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हस्क। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको विनोइंग। विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हे एंड chaff फ्रॉम द ग्रेन। तो हे क्या होता है, आपने देखा होगा ये जो आपके खाली पोर्शन बच जाता है घास का, जो अभी आप क्रॉप उगाते हैं, जिसे आप देखते हैं कि गांव वगैरह में जब ग्रेन्स निकाल दी जाती हैं उसके अंदर से, जब उसके अंदर से आपको चाहे वो राइस की हो चाहे वो गेहूं की हो, तो उसमें जो लेफ्ट ओवर आपके बच जाता है उसको बांध के रख दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है, उसे बफेलोज या काउस को दे दिया जाता है खाने के लिए। तो विनोइंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, हे को, ये हे जो होता है ये वही पार्ट होता है ग्रेन्स का। ठीक है, ये क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये डालते हैं और यहाँ से इनकी ग्रेन बाहर निकलती है। ठीक है, द ग्रेन फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड बट द हे एंड chaff being lighter are carried away by the some distance by the wind। तो इसमें क्या होता है, एक ऊंचे डिस्टेंस
नीचे गिर जाते हैं, पर जो आपका हे होता है वो क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो क्या हो जाता है, हवा से उड़ जाता है इधर। तो इस तरीके के प्रोसेस से पहले के ज़माने में विनोइंग की जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रिकॉशन, फूड ग्रेन्स आर ड्राइड आइदर इन द सन और मैकेनिकली बाय ब्लोइंग हॉट एयर। तो जो हमारी फूड ग्रेन्स होती है, या तो हम उसे सन की जो आपकी रेस होती है उसमें ड्राई कर सकते हैं, या फिर हम उसे मैकेनिकली ड्राई कर सकते हैं बाय ब्लोइंग हॉट एयर। मतलब हॉट एयर मतलब गर्म हवा देकर उसे ब्लो कर सकते हैं। Foreign matter such as straw, weeds and earth particles are removed by seeds. तो जो आपके ये देखिए जो आपके प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि स्ट्रॉ, वीड्स, ये सब जो आपके प्लांट्स में उग जाते हैं, इसे कैसे रिमूव किया जाता है, सीड्स के द्वारा। किसके द्वारा, सीड्स के द्वारा रिमूव किया जाता है। Food grains are treated to avoid many kinds of infections from insects and pathogens. और तो सब, और उसके बाद क्या किया जाता है, जो आपकी फूड ग्रेन होती है उसे ट्रीट किया जाता है अच्छे से, मतलब उसको साफ किया जाता है ताकि उसमें जो भी आपके इन्फेक्शन हो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। जो इन्फेक्शन कहाँ से कॉज होते हैं आपके, कहाँ से होते हैं, वो इंसेक्ट और पैथोजन से होते हैं। अब देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब हमने मान लीजिए प्रोडक्शन हमारा हो गया है, हमारे ग्रेन्स बिल्कुल उग गई हैं अच्छे से, तो एक ऐसी स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम उसे रख सकते हैं, रखना चाहिए हमें, ताकि क्या हो, हमारी क्रॉप को कोई भी हानि ना पहुंचे, कोई खराब ना हो। ठीक है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नीड टू बी स्टोर्ड सेफली सो दैट दे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फंगल डिजीज, रोडेंट्स एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो उन्हें हमें ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे क्या ना हो, उन्हें फंगल डिजीज ना हो, रोडेंट्स मतलब चूहे ना खा जाए उन्हें, इंसेक्ट या पेस्ट उसमें ना लगे। ओके। द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन एंड मॉइस्ट टू प्रमोट फंगल ग्रोथ। जो भी आपकी फ्रेश हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फंगल इन्फेक्शन, फंगल की ग्रोथ होने का। Hence they are properly dried in the sun. इसीलिए उसे प्रॉपरली जो आपकी धूप होती है उसमें पहले से सुखाया जाता है। The dried food grains are then stored in containers, gunny bags or in silos. तो उसके बाद जो आपकी फूड ग्रेन बचता है उसके बाद धूप में सुखाने के बाद तो उसको क्या करते हैं, कंटेनर्स में या गनी बैग्स में या फिर क्या करते हैं, सीलोज में उसे पैक करके रख दिया जाता है। On domestic level, wheat, rice, gram, etc. are stored in small metallic containers. जो आपके डोमेस्टिक एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, देखा होगा आपने, देखा होगा घर में मेटल के बहुत बड़े बड़े लोग रखते हैं कंटेनर, और उसके अंदर क्या करते हैं, सब स्टोर करके रखते हैं, गेहूँ वेहूँ रखते हैं उसके अंदर। Whereas commercial level food grains are stored in either gunny bags or in silos. और जो कमर्शियल लेवल पे होता है वो क्या होता है, गनी बैग्स में होता है, नहीं तो इसमें होता है सीलोज में होता है। अब गनी बैग्स हमने बोला कि गनी बैग में डाला जाता है, सीलो में डालता है। होते क्या है गनी बैग्स, वो देखिए। गनी बैग्स आपके जूट बैग, जो आपने देखे होंगे जो कट्टे होते हैं आपके घर में जूट के बने हुए होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है गनी बैग्स। They are filled with food grain and are stored in a large godown on a wooden platform. क्या करते हैं उनको, पहले उसके अंदर फूड ग्रेन डाल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें बंद करके और लार्ज गोडाउन में वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है। They are stored about 15 centimeter above the ground and about 70 centimeter away from the wall. तो क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर तक ग्राउंड से ऊपर रखते हैं और 70 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, दीवारों से दूर रखते हैं। The godowns are made free from microbes, insects and rodent by spraying pesticides. और जो आपके गोडाउन होते हैं उसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह को डालकर क्या कर देते हैं, उसे फ्री कर दिया जाता है फ्रॉम द माइक्रोब, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स। फिर हमने पढ़ा था कि सीलोज होते हैं। सीलोज क्या होते हैं, सीलोज पढ़ेंगे आप, सीलोज एंड ग्रैनुल्स। Grain silos are strong cylindrical containers for bulk storage of grain. They are used especially by government agencies for Food Corporation of India. FCI तो सबने सुना ही होगा, Food Corporation of India। वो क्या करती है, जो अपनी फूड ग्रेन्स होती है इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सीलोज बोला जाता है। ग्रीन सीलोज फैसिलिटेट इजी इंस्पेक्शन, fumigation, protection and pest and temperature control। तो ये जो आपके ग्रेन सीलोज होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ग्रेन को पेस्ट से, टेम्परेचर के हिसाब से उन्हें बचा के रखते हैं, और क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम उसमें देख सकते हैं कि हमारी ग्रेन कैसी है। The continuous circulation of nitrogen through granaries keep the stored grain free from rodent and pests and insects.
लगातार समय पर नाइट्रोजन गैस अगर हम उसमें डालते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या जो भी रोडेंट्स होते हैं वो उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते। ये देखिए, ये आपने घर में भी देखा होगा, घर में भी लोग अपने घर में रखते हैं। ये क्या है आपके ग्रेन ग्रेन सीडोज है, फिगर नंबर 1.25। ठीक है, फिर देखिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को इन स्टोर्ड ग्रेन। Fumigation with chemicals which kills the rebel pests without affecting the stored grain। तो क्या कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी आपकी क्रॉप में पेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, और आपकी जो ग्रेन होगी उसकी कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ेगा। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते आप रख सकते हैं अपनी फूड ग्रेन में, उससे क्या होगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिनरल ऑयल इज एडेड टू ग्रेन to legumes to prevent the pests for laying eggs and check larva development। तो क्या हो सकता है कि हम जब अपने ग्रेन्स को रखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल या कोई भी मिनरल ऑयल डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पेस्ट उसमें अपना घर बना लेते हैं या जो भी अपने एग्स वगैरह दे देते हैं तो वो सब चीज़ें उसमें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, तो द स्टोरेज एरिया कैन बी स्प्रेड रेगुलरली आफ्टर एवरी वीक टू किल द पेस्ट। तो क्या हो सकता है, जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे हमेशा आप रेगुलर इंटरवल मतलब हर वीक में एक बार अगर वहाँ पे पेस्ट का स्प्रे करवा देंगे, पेस्टिसाइड्स, तो उससे क्या होगा, पेस्ट जो आपके पेस्ट होंगे, जो कीड़े मकोड़े होंगे वो आपके उसमें बर्थ नहीं लेंगे, और जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फॉर स्टोरिंग ग्रेन एट होम, पाउडर्ड नीम लीव्स एंड ब्लैक पेपर्स आर मिक्स्ड टू चेक द इंसेक्ट एग एंड लार्वा। जब आप घर में स्टोर करते हैं फूड ग्रेन को तो क्या किया जाता है, उसमें नीम का पाउडर डाल दिया जाता है, नहीं तो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च डाल दी जाती है, उसे मिक्स कर कर रखा जाता है ताकि उसमें क्या हो, इंसेक्ट के अंडे और लार्वा ना पहुंच सके। फिर देखिए नेक्स्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, वो पढ़ेंगे आज हम। देखिए, population of India is increasing at a very fast pace and it is already crossed 1 billion mark। अब जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई है कि 1 बिलियन मार्क क्रॉस हो चुका है। इसीलिए क्या हो गई है, जब लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या लार्ज अमाउंट में फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतनी ज़्यादा भूख भी तो लगेगी ना लोगों को। तो उससे क्या होता है कि large production in our country is also necessary। Besides adoption of above discussed agricultural practices, food production can be enhanced by। अब हमने इतना तो ऊपर पढ़ लिया है हमने कि इस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, बट हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिससे हम बढ़ती पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप। तो क्या बोलेंगे उसमें, हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप। हाई यील्डिंग क्रॉप से क्या होगा, इवॉल्विंग ऑफ हाई डिजीज रेजिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो क्या होते हैं ये जो आपके हाई यील्डिंग क्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत अच्छी फसल देते हैं आपको। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, कोई डिजीज नहीं होती है इसमें, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं इसके अंदर, और बहुत जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैच्योरिंग ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन। अब देखिए मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्या क्या मेथड होनी चाहिए जिससे हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट देखिए, ये गिवन है आपको सिलेक्शन, क्रॉप वैरायटी that give higher yielding and that are resistant to diseases and pests are selected and are multiplied। जो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए कि आप अच्छी वैरायटी की क्रॉप को सिलेक्ट करें, ताकि क्या हो, आपका जो आपकी डिजीज से रेजिस्टेंट हो और उससे पेस्ट ना लगे। मतलब ऐसी वैरायटी जैसे कि आपकी हाई यील्डिंग क्रॉप्स होती है, अगर आप इनको अपने उसमें लगाते हैं फील्ड्स में, तो क्या होगा कि आपकी क्रॉप अच्छी होगी और आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर देखिए इंट्रोडक्शन, टू इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्लांट वैरायटी एंड डिजायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या करना चाहिए हमें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो अलग अलग आपकी अलग जो आपकी क्रॉप्स होती है उसे क्या करना चाहिए, एक जगह पर दूसरी जगह पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि हमें कई बार क्या हो सके, प्लांट की वैरायटीज मिले
और किसके साथ, डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ। अभी कैसे होगा अगर करेंगे तो ये कैसे हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग से हो सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, टू वेराइटीज को लिया जाता है जिनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब दो वैरायटी की हम चीज़ों को मिक्स करते हैं आपस में, तो एक न्यू जनरेशन फॉर्म होती है जिसके अंदर उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, ग्रीन रेवोल्यूशन। The green improvement in the production of food grain and other agriculture produces during the period of 1960 and 80 is described as green revolution. Green revolution क्या था, हमने ये बोला था 1960 और 80 में कि जो हमारे इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन की जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो इम्प्रूवमेंट का जो मुहिम चलाई गई थी इसे हमने क्या नाम दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। तो ये क्या माना जाता था, एक स्वर्ण स्थिति मानी जाती थी इंडिया की, गोल्डन एरा, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम पॉसिबल बाय कलेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट एंड फार्मर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका इतना पॉसिबल हो पाया वो किसके एफर्ट से हो पाया, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी वजह से, साइंटिस्ट और फार्मर की वजह से, ठीक है। The food production was enhanced by such and that our country became self-sufficient food production. अब हमने क्या बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटी के क्रॉप्स अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, तो क्या हो सकता है कि हम अपने आप के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। During Green Revolution, high-yielding crop variety of wheats are introduced from Mexico and Australia. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में क्या हुआ था, हाई यील्डिंग ड्रॉप वैरायटी ऑफ, ड्रॉप समझते हैं ना, बोना प्लांट जो होता है, ड्रॉप वैरायटी ऑफ व्हीट वेयर इंट्रोड्यूस फ्रॉम मेक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप वैरायटी ऑफ व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट विद डिजायरेबल कैरेक्टर वाज डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। और उसके बाद क्या किया, जो भी हमने मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से हम लेकर आए थे वो प्लांट, उसको क्या किया हमने, क्रॉस ब्रीड किया। क्रॉस ब्रीड मतलब दोनों को आपस में क्रॉस कराया। और उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिकन व्हीट वाज हाई यील्डिंग वैरायटी, इट वाज रेजिस्टेंट टू वेरी वैरायटी ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो आपकी मेक्सिको से हम लेकर आए थे, जो हम मेक्सिको से लेकर आए थे व्हीट, वो कैसी व्हीट थी, उसमें क्या था, वो डिजीज रेजिस्टेंट थी और उसमें जो भी प्रॉब्लम होती थी उससे कोई भी पेस्ट नहीं खा सकता था, किसी भी जानवर से उसे कोई तकलीफ नहीं थी। इट वॉज अ डार्क एंड रिक्वायर्ड लेस इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड्स। तो जैसा कि हमने बोला है कि वो एक डार्क प्लांट था, तो क्या था उसमें कि लेस इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी उसमें, और ज़्यादा मतलब पेस्टिसाइड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती थी उसे। ड्यूरिंग द क्रॉप मेच्योरिटी वाज आल्सो शॉर्टली। तो जो आपकी ड्यूरेशन थी क्रॉप मेच्योरिटी की, मतलब क्रॉप जो बड़ी होने में समय लगाती है, वो भी उसका बहुत कम था। सिमिलरली हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, राइस, मीज, बाजरा, सुगरकेन वर also developed by Indian scientists that were suited to the Indian condition। इसी सिमिलर हमने, यही जो हमने सिमिलर प्रोसेस लगाया हमने और भी बहुत सारे ग्रेन्स को उगाने के लिए, जैसे कि राइस, मेज, बाजरा, शुगर केन। और उससे क्या हुआ, इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसी क्रॉप डेवलप की जो हमारे इंडिया के सारे लोगों को क्या कर गया, सूट कर गया। ग्रेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन गेन्स ऑफ क्या है, हमें उससे फायदा, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या फायदा हुआ है, गेन्स। आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारी कंट्री क्या हुई, अपने आप में सफिशिएंट हो गई कि हम अपने जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, उसको हमें बाहर से हमें कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं अपने खुद उगाकर हम इन्हें खिला सकते हैं। A buffer stock of wheat and rice could be established in the country to meet the shortfall of future food production। हमने क्या किया, इतना स्टॉक में हमने व्हीट और राइस हमने प्रोडक्शन कर लिया कि अगर इन केस फ्यूचर में अगर हमें कभी भी खाने की मतलब तंगी होती है तो लोग क्या होंगे, भूखे नहीं मरेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। अब जैसे कि हमने ये लगा दिए, HYV सीड्स डाल दिए और ये जो मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगा। अब जल्दी होता था तो जो फार्मर्स थे वो एक साल में 2 क्रॉप 3 क्रॉप उगा लेते थे, तो इससे क्या होता था कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो क्या हो गई थी, अच्छी हो गई।
एग्रीकल्चर इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री। और आज के समय में जो आपका एग्रीकल्चर, जो आपका खेती बाड़ी है, उसे क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ अगर इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी होंगे। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए, excessive use of chemical fertilizers in order to obtain more yield has the changed the chemistry of the soil in the course of time and has reduced its fertility। अब ये जो हमने इसके अंदर एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमने जो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमने डाले हैं, उससे क्या हुआ कि सॉइल की जो आपकी फर्टिलिटी हुई वो खराब हो गई। इसमें क्या हुआ, ढेर सारे केमिकल्स गए सॉइल में, टाइम टू टाइम जाते रहे, उससे क्या हो गया, उनकी फर्टिलिटी क्या हो गई, खराब हो गई। Unjudicious use of fertilizers, herbicides and pesticides have polluted soil and water bodies। अब क्या होने लगा कि जैसे जैसे बार बार हमने फर्टिलाइजर और वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे हम, तो सॉइल क्या हो गई हमारी, पॉल्यूट हो गई। और उससे क्या हो गया, जो आसपास की वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि रिवर, लेक्स, वो भी क्या हो गए आपके, पॉल्यूट हो गए, मतलब गंदे हो गए। The water was now become unsuitable for drinking। अब जब ये पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल्स वाटर बॉडीज में जाने लगे, तो जो पानी होता था वाटर बॉडीज में, वो क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब पीने लायक नहीं बचा वो। ठीक है। High yielding crop need more water, therefore underground water has been used for irrigation on a large scale। This has resulted in depletion। तो क्या हुआ, जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स होती है उसको क्या चाहिए होता है, पानी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या किया गया, जो अंडरग्राउंड आपका वाटर होता है उसे भी मतलब यूज कर लिया गया। तो उससे क्या हो गया, लार्ज स्केल में वाटर की क्या हो गई, कमी हो गई। इवन अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज आल्सो पॉल्यूटेड ड्यू टू द लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ तक कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी खराब हो गया, किसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। So in class, this ends with your chapter